ऑफ डेंगू। कल हम लोगों ने थोड़ा बहुत इसका बेसिक देखा हुआ था। यहाँ पे हम लोगों ने कहा था क्लिनिकली हम लोग एक टेस्ट करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं टॉर्निक्वेट टेस्ट। यहाँ पे हम लोग बस इतना ही एम करते हैं कि जो आपका ब्लड फ्लो है वेन से लेके हार्ट तक उसको रोक दें, तो वहाँ पे पूलिंग ऑफ ब्लड होगा, और अगर वहाँ प्लेटलेट वगैरह सफिशिएंट नहीं होंगे या लीकिंग ज्यादा होगी तो आपका ब्लड लीक कर जाएगा और पेटिकी और परप्यूरा मिल सकते हैं। यहाँ पे हम लोग यही कहते हैं प्रॉपरली सील ऑफ कर दें, ब्लड आपका हार्ट के पास ना जा पाए, और फिर उसके बाद एग्जामिन करें 1 इंच स्क्वायर में अगर 20 से ज्यादा पेटिकी हो तो इसका मतलब है कि ये पेशेंट सीवियर डेंगू या ब्लीडिंग के लिए ससेप्टिबल है। इसी को हम लोग कह देते हैं टॉर्निक्वेट टेस्ट। यहाँ पे हम लोगों ने डायग्राम भी देख लिया था कि 1 इंच स्क्वायर में हम लोग देखेंगे इफ नंबर ऑफ पेटिकी आर मोर देन 20 देन वी विल सस्पेक्ट दैट देयर इज इंक्रीज चांस ऑफ ब्लीडिंग और सीवियर डेंगू। तो डेंगू को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया था। वी हैव डेंगू फीवर, है ना, जो कि नॉर्मल वायरल फीवर जैसा होगा। देन वी हैव सीवियर डेंगू फीवर जिसमें हमें हेमरेज के चांसेस मिलते हैं, डेंगू हेमरेजिक फीवर। देन वी हैव डेंगू शॉक सिंड्रोम जिसमें आपका बीपी काफी कम हो जाएगा और ऑर्गन के परफ्यूजन कम हो जाएंगे, मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है, पेशेंट की डेथ हो सकती है। चलिए, फिर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट एंड अप्रोच ऑफ ट्रीटमेंट की बात की थी। सबसे पहली लाइन या सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है, हमेशा हम लोग फ्लूइड ट्रीटमेंट को ऊपर रखेंगे, ठीक है, जिसमें हम लोग देखेंगे कि हीमो कंसंट्रेशन हो रहा है, हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, पीसीवी बढ़ रहा है। दिस इज नॉट गुड। इसका मतलब है ब्लड वेसल से वाटर बाहर जा रहा है, बस ब्लड आपका विस्कस ज्यादा हो जा रहा है ना। ओवरऑल ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, बीपी कम हो रहा है, आगे चल के पेशेंट शॉक में जा सकता है अगर हमने उसको प्रॉपरली फ्लूइड नहीं दिया। अगर वो ओरली ले पा रहा है तो ठीक है, ओरली ले, नहीं ओरली ले पा रहा है तो आरएल और एनएस आप इंट्रावीनस दे सकते हो। ब्लड ट्रांसफ्यूजन कब करोगे? जब आपको लगेगा केवल फ्लूइड आपके ब्लड वेसल से बाहर नहीं जा रहा है, ब्लड भी ब्लीड भी हो रहा है, फ्रैंकली आरबीसी भी आपके ब्लड वेसल से बाहर जा रहे हैं, तो इसका मतलब बीपी डिक्रीज हो रहा होगा, है ना। तो यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे। ब्लीड होगा, इसका जाहिर सा मतलब है कि यहाँ पे प्लेटलेट कम हुआ होगा तभी ब्लीड है। तो 2 क्राइटेरिया यहाँ पे, अगर प्लेटलेट आपका 10,000 से कम हो गया तो भी ब्लीड हो सकता है किसी को भी, है ना। प्लेटलेट एज लो एज 10,000 विदाउट एनी एविडेंस ऑफ ब्लीडिंग, तब भी हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने हैं। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि अगर प्लेटलेट आपके 50 तक भी हैं लेकिन पेशेंट ब्लीड करने लगा तो किस चीज के लिए रुकेंगे, है ना। फिर तो प्लेटलेट की कमी से ही ब्लीड कर रहा है, ये पेशेंट ज्यादा प्रोन है ब्लीडिंग के लिए, इसका ब्लीडिंग थ्रेशोल्ड हाई प्लेटलेट पे भी है, तो ऐसी कंडीशन में ही ब्लीडिंग रोकने के लिए तो हमें प्लेटलेट ही देना है। फिर हम लोग कह रहे हैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, यहाँ पे हम लोग पैरासीटामोल दे देंगे। ओरल प्रीफर करेंगे, लेकिन अगर पेशेंट को बहुत वॉमिटिंग हो रही है, जल्दी फीवर नहीं जा रहा है, वी कैन ऑल्सो गिव आईवी पैरासीटामोल जिसको सोमोल कहते हैं। देन वी कैन ऑल्सो गिव एंटासिड्स, क्योंकि स्ट्रेस अल्सर बन जाते हैं किसी भी प्रॉब्लम में, जिसकी वजह से पेन एब्डोमेन भी बढ़ सकता है, और क्योंकि यहाँ प्लेटलेट्स कम है तो अल्सर बहुत ज्यादा ब्लीड भी कर सकता है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे सकते हैं जैसे पेंटोप्रोजोल, रेनिटिडीन, रेंटेक दे सकते हैं। वॉमिटिंग के लिए एमसेट दे सकते हैं, आप लोगों ने कहा पेरिनॉम, वो भी दे सकते हैं। और उसके अलावा कुछ ड्रग्स ट्रायल पे हैं, जैसे कुछ लोग स्टीरॉइड दे देते हैं, कुछ लोग डॉक्सीसाइक्लिन दे देते हैं, कुछ लोग एजिथ्रोमाइसिन दे देते हैं, कुछ लोग पपाइन दे देते हैं। ये मान के चलते हैं थोड़ा बहुत इम्यूनो मॉड्यूलेशन से आपका प्लेटलेट कम फॉल होगा या इवन रेज भी हो सकता है। तो यहाँ पे पपाया के लीव एक्सट्रैक्ट से वी हैव कैरी पाया, ये मार्केट नेम है, पपायन एंजाइम की ही जरूरत होती है। अब यहाँ पे आप लोग 3 फ्लूइड देख रहे हो, आरएल, एनएस और डीएनएस। आपको मेनली आरएल और एनएस पे डिपेंड रहना है, लेकिन अगर एक बार उसका बीपी मेंटेन हो गया, अगर उसको केवल ग्लूकोज वगैरह की जरूरत है तो आप डीएनएस पे मेंटेनेंस फ्लूइड के तौर पे ले सकते हैं। चलिए आइए हम मेन फ्लूइड से ट्रीटमेंट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू फीवर। ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू,
हम लोगों ने बात भी की थी इसके पहले, जो हमारे गाइडिंग फैक्टर्स हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू, गाइडिंग फैक्टर्स इन ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू क्या क्या है? हमारे पास हीमोग्लोबिन है, हमारे पास पीसीवी मतलब हीमेटोक्रिट है, हमारे पास प्लेटलेट काउंट है, हमारे पास पेशेंट का बीपी है ना? तो यहाँ पे हम लोग इन्हीं सारे पैरामीटर से अपने आप को गाइड करते हैं कि कितना फ्लूइड देना है, कितना ब्लड देना है, कब प्लेटलेट चढ़ाना है, कब मेंटेनेंस फ्लूइड पे रखना है ना? एक चीज और है यहाँ पे जो कि बहुत ही लॉजिकल है। देखिए, अगर किसी में एडल्ट की बात करूं, एडल्ट एडल्ट का जो बीपी होता है अगर वो नॉर्मोटेंसिव है तो 120/80 mm ऑफ Hg। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर आपका कितना है? सिस्टोलिक बीपी यहाँ पे 120 mmHg है। नीचे वाला आपका डायस्टोलिक है, डायस्टोलिक बीपी आपका है 40 mmHg। एक चीज होती है आपकी पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर जिसको आप पीपी कहते हो, दैट इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर माइनस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो कितना हो जाएगा ये? 120 माइनस 80 इज इक्वल टू 40 mmHg, है ना? टू सिंपल। तो यहाँ पे अगर किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल करेगा, है ना, जैसे मान लो किसी में ब्लड वॉल्यूम कम हो गया तो उसका ज्यादा फर्क पड़ेगा सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर पे। तो कभी कभी क्या होता है कि 90 से ऊपर बीपी होता है पेशेंट का, हम लोग इससे वरीड होते हैं कहीं 90 से कम ना हो जाए, फ्रैंकली शॉक या हाइपोटेंशन में ना चला जाए, तो उसका वेट नहीं करेंगे हम लोग। ये जो पल्स प्रेशर है ये भी आपके ट्रीटमेंट को गाइड करेगा। पल्स प्रेशर अगर आपका नैरो हो जाए इसका मतलब सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर फॉल करेगा। पल्स प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सिस्टोलिक बीपी। आप लोग यहाँ पे भी देख रहे हो, सिस्टोलिक अगर ज्यादा होगा तो पल्स प्रेशर ज्यादा होगा। डेंगू में सिस्टोलिक बीपी फॉल करता है, इन डेंगू सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस, देयरफॉर पल्स प्रेशर आल्सो डिक्रीजेस। तो ये भी एक गाइडिंग फैक्टर है। इफ पल्स प्रेशर डिक्रीजेस बिलो 20 mmHg, इसका मतलब है अब आपको फ्लूइड देना है, फ्लूइड, गिव फ्लूइड टू इंक्रीज सिस्टोलिक बीपी। ठीक है, ये भी एक गाइडिंग फैक्टर है। इसीलिए मैं बार बार पीछे पड़ा हुआ हूँ कि एक पैरामीटर ट्रीटमेंट का क्या है कि हमें बीपी भी देखना है। बीपी के बगल में ही लिख लीजिए कि पल्स प्रेशर का भी रोल है। हो सकता है बीपी आपका 100 हो सिस्टोलिक, लेकिन पल्स प्रेशर नैरो हो गया हो, वो भी नॉर्मल नहीं है। ऐसे केसेस में भी आपको फ्लूइड स्टार्ट करना है ताकि पल्स प्रेशर जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का डिफरेंस है ये मेंटेन रह सके। ठीक है, चलिए, तो ये एक तरीके से सारा आपका कॉन्सेप्ट यही यूज होगा आगे चल के, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग कंप्लीट हो गया। तो इतने सारे आपके ड्राइविंग फैक्टर्स हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ जो भी आपके क्या कहते हैं डिजीज सेंटर हैं जो लोग प्रोटोकॉल देते हैं उसको दिखा देते हैं ताकि आप लोगों को आगे लेक्चर फॉलो करने में इजी हो। आइए देखते हैं, बहुत सारे प्रोटोकॉल्स हैं। यहाँ पे हम लोग पहले प्रोटोकॉल की तरफ आ जाते हैं। आप लोग शायद अवेयर भी होंगे इस प्रोटोकॉल से, इसको ड्रैग करके नीचे ले लेते हैं। ये चीज होपफुली सभी को ये डायग्राम मिल रहा है। इसको और नीचे ले लेते हैं, इस तरीके से। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग शायद देख पा रहे होंगे इस चीज को। पेशेंट आपके पास एडमिट हुआ, पेशेंट एडमिटेड टू योर हॉस्पिटल। यहाँ पे देखिए किधर ये आप लोगों को लेके जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे आप, बेसलाइन सीबीसी कराएंगे, है ना? तो सीबीसी का यहाँ बहुत ज्यादा रोल है।
सीबीसी से ही हम लोग देखेंगे कि उसका प्लेटलेट कितना है, उसका पीसीवी कितना है, दैट इज हिमेटोक्रिट, और उसका आपका बीपी कितना है। अब देखिए, जो भी आप लोगों ने यहाँ इन्वेस्टिगेशन भेजा था, यहाँ पे हिमेटोक्रिट चेक करोगे। अगर हिमेटोक्रिट आपका रेज हो रहा है तो बिल्कुल तैयार रहिए कौन सा फ्लूइड देने के लिए, रिंगर लैक्टेट और नॉर्मल सेलाइन, है ना। अगर आपका थोड़ा मोड़ा पीसीवी गड़बड़ है, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज किया है, तो जो क्रिस्टलॉइड्स हैं आरएल और एनएस जो हैं जिसको आप कहते हो, उसको कितना देंगे आप, 2 to 3 ml पर केजी पर आवर। ऐसा नहीं कि बोतल बस टांग देंगे, इन्फ्यूजन से दें या मॉनिटर करते रहें कि कितना फ्लूइड कितनी देर में जाएगा तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर आपका ज्यादा डिस्टर्ब हो, क्या चीज, पीसीवी और हीमोग्लोबिन, और बीपी भी उसका फॉल कर रहा हो, तब आप यहाँ पे 3 to 5 या 2 to 3 नहीं शुरू करेंगे, 5 to 7 ml पर केजी पर आवर। पेशेंट अगर इम्प्रूव हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे आप उसको मेंटेनेंस फ्लूइड पे ले लीजिए और इस फ्लूइड को रेड्यूस कर दीजिए। पेशेंट नहीं इम्प्रूव कर रहा है, इसका मतलब आपको और ज्यादा देना पड़ेगा, 5 to 10 ml पर केजी पर आवर। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 5 to 10 है, फिर पेशेंट इम्प्रूव करने लगा तो फिर उसको आप लोग क्या दे देंगे, फिर उसको धीरे धीरे कम करते हुए फ्लूइड को बंद कर देंगे। कितना इजी है। आपका अगर हिमेटोक्रिट माइल्डली डिरेंज है, पल्स प्रेशर नैरो हो रहा है, तो आप लोग उसको थोड़ा सा आरएल और एनएस से स्टार्ट करेंगे, 2 to 3 ml पर केजी पर आवर। ज्यादा डिरेंज होगा तो हम लोग 5 to 7 ml पर केजी पर आवर। इसको और बढ़ा भी सकते हैं, पेशेंट को आराम नहीं हुआ, 5 to 7 से 5 to 10 कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर उसको रिलीफ नहीं मिला तो हम इसको और बढ़ा सकते हैं, दोबारा हम लोग 5 to 10 की तरफ जा सकते हैं। फिर इम्प्रूव करने लगा तो इसको हम लोग और रेड्यूस कर सकते हैं। अब यहाँ पे शॉक नहीं आया है अभी, शॉक आया होगा तो हम लोग ऐसे केसेस में, मतलब बीपी अगर सिस्टोलिक 90 से कम होगा तो वहां पे हम लोग बोलस देंगे, वहां पे हम लोग फ्लूइड बहुत फास्ट देंगे, 3 to 5, 5 to 10 नहीं देंगे, वहां पे हम लोग 10 to 20 ml पर केजी पर आर देंगे। आइए देखते हैं उस कंडीशन को भी, एक और चार्ट इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। चलिए एक और चार्ट लाते हैं ताकि फिर उसके बाद में उसको फॉलो कर लो। ये भी आपके सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल वालों ने जारी किया है। ठीक है, इससे पहले कि मैं मैनुअली आपको बताऊं, आप लोग ये चार्ट देख लीजिए क्योंकि मैं कोई चीज अपने मन से नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए दूसरी कंडीशन ये है कि यहाँ पे पेशेंट का हीमोडायनेमिक स्टेटस बहुत ही खराब है ना, मतलब पेशेंट शॉक की तरफ है, पेशेंट हीमोडायनेमिक कंडीशन आपकी इम्प्रूव नहीं हो रही है, और जो आपने क्या कराया था HCT, है ना, वो आपका बढ़ता हुआ मिल रहा है। आपने उसको 5 to 10 दिया था मान लीजिए, उससे भी आपका हिमेटोक्रिट और फॉल होना चाहिए था, मतलब हीमो कंसंट्रेशन और कम होना चाहिए था। ब्लड वेसल से जो वाटर का लॉस हो रहा है वो अभी भी ज्यादा हो रहा है, और फ्लूइड दीजिए, आप इसको बढ़ा दीजिए। ठीक है, इम्प्रूव होने लगे तो फिर से इसको कम करने लगिए, है ना, 10 to 20 से 7 to 10 पे आ जाइए। अब यहाँ पे अगर आप दूसरी कंडीशन देखें, बीपी आपका अभी भी फॉल हो और हीमोग्लोबिन भी फॉल होने लगे, इसका मतलब पेशेंट इंप्रूव कहाँ किया, हमें HCT फॉल कराना था लेकिन बीपी इंप्रूव कराते हुए यहाँ बीपी कम हो गया, इसका मतलब केवल फ्लूइड नहीं पूरा ब्लड निकल रहा है। अब आप यहाँ पे इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देंगे, आजकल होल ब्लड मिलता नहीं है, तो हम लोग पैक्ड सेल RBCs देते हैं 10 ml पर केजी। ठीक है, ओवर 3 to 4 आवर्स, ये भी हो गया आपका। एक और स्टेट पे चलते हैं जो और ज्यादा सीवियर हो, उसको भी देखिए। इस डायग्राम पे नजर डालिएगा, आई होप सभी को ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया, ये शायद वही फिगर मैंने कॉपी कर लिया है। यहाँ पे आपने यही कहा था 10 to 20 ml से बोलस देंगे, ये चीज। ठीक है, ओवर 1 आवर इम्प्रूव हो गया तो हम लोग इधर चले आएंगे,
इम्प्रूव नहीं हुआ तो हम सस्पेक्ट करेंगे कहीं पे ब्लीड कर चुका है ये पेशेंट। ठीक है, एक और चार्ट इसमें इंसर्ट करते हैं। ठीक है, हमारे पास ये इतने चार्ट हैं, दैट इज एनफ। अब मैं आपको इसमें आगे लेके चलता हूँ। तो हम लोग अभी तक कहाँ पे थे? ट्रीटमेंट ऑफ डेंगू में जो हमारे गाइडिंग फैक्टर्स हैं वो यही इतने हैं: हीमोग्लोबिन, पीसीवी, हिमेटोक्रिट, प्लेटलेट, बीपी, पल्स प्रेशर। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने इस डायग्राम में देखा, पेशेंट आपके पास एडमिट हुआ, आपका काम शुरू हो गया। यहाँ पे सीबीसी कराइए, हिमेटोक्रिट, हीमोग्लोबिन ये सब चेक कीजिए, वाइटल्स मॉनिटरिंग में बीपी, पल्स प्रेशर ये सब आपको बराबर देखना है। चलिए, तो अब हम लोग सबसे पहले लिखते हैं फ्लूइड मैनेजमेंट। फ्लूइड मैनेजमेंट इन डेंगू। तो यहाँ पे जो भी बेसिक्स हम लोगों ने इतनी देर तक देखे हैं, बेसिक्स में हम लोगों का यही था, ये आपका ब्लड वेसल है। इनिशियली हम लोग मानते हैं अभी ब्लीड नहीं कर रहा है, H2O बाहर चला गया, वाटर बाहर चला गया। वाटर बाहर चले जाने की वजह से यहाँ पे ब्लड वॉल्यूम कम हो गया। ब्लड वॉल्यूम कम हो गया मतलब आपका बीपी फॉल करेगा। ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से आपका हीमो कंसंट्रेशन हुआ। हीमो कंसंट्रेशन, हीमो कंसंट्रेशन से आपको ऐसे लग रहा है कि हीमोग्लोबिन बढ़ गया, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात नहीं है। पैक्ड सेल वॉल्यूम मतलब हिमेटोक्रिट आपका बढ़ गया। अब यहाँ पे जो आपका फ्लूइड ऑफ चॉइस होगा दैट विल बी RL एंड NS। फ्लूइड ऑफ चॉइस, RL मतलब रिंगर लैक्टेट या नॉर्मल सेलाइन। कितना इजी है। अब हम लोग यहाँ पे कहते हैं पेशेंट हमारे पास एडमिट हुआ, एडमिटेड। हमने इसके क्या करा लिए? सीबीसी एंड चेक वाइटल्स। सीबीसी एंड चेक वाइटल्स। यहाँ पे हम लोग पहला सिनेरियो ले लेते हैं। फर्स्ट सिनेरियो हम लोग कहते हैं कि आपका हीमोग्लोबिन हल्का सा इंक्रीज हो गया, हिमेटोक्रिट हल्का सा इंक्रीज हो गया, और आपका बीपी डिक्रीज हो गया, और एक चीज और है, पल्स प्रेशर डिक्रीज हो गया। कितना सिंपल है, ये कंडीशन है और इसको हम लोग कहते हैं कि माइल्डली डिरेंज्ड। माइल्डली डिरेंज्ड। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग यही अपना फ्लूइड ऑफ चॉइस यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। वेरी सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख लेते हैं जो बेस्ट फ्लूइड है दैट इज RL। स्टार्ट रिंगर लैक्टेट कितना? @2 to 3 ml पर kg पर आवर। यहाँ से क्या निकल गया था? आपका वाटर निकल गया था, तो इसी में हम लोग क्या करेंगे? RL दे देंगे ताकि जो भी हीमो कंसंट्रेशन हुआ था वो कंपनसेट हो जाए, है ना। अब अगर देखो पेशेंट इंप्रूव कर रहा है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इफ पेशेंट इंप्रूव्स। तो हम लोग इसी को और टेपर कर देंगे फ्लूइड को, एंड स्टॉप इंट्रावीनस फ्लूइड। अब अगर पेशेंट नहीं इंप्रूव कर रहा है तो इसको बढ़ाएंगे। इफ पेशेंट नॉट इम्प्रूविंग। अब पेशेंट से पूछोगे थोड़ी ना कि इम्प्रूव कर रहा है कि नहीं इम्प्रूव कर रहा है। इसका एवरी आवर से लेके हर 4 घंटे पे बीपी लोगे। ठीक है, अगर वो थोड़ा सा कम सिम्टोमेटिक है तो 4 आवरली ले लो। आइडली जो बीपी है वो आपको एवरी आवर लेना है। मैं कह रहा हूँ पेशेंट इम्प्रूव नहीं कर रहा है, पेशेंट का बीपी अभी भी फॉल कर रहा है, पल्स प्रेशर अभी भी फॉल कर रहा है। दूसरी चीज क्या है, अगर आपने सीबीसी रिपीट कराया है तो यहाँ पे पेशेंट का हीमोग्लोबिन इंक्रीज कर रहा है, पीसीवी इंक्रीज कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, इट इज वेरी सिंपल। मुझे लगता नहीं कि किसी को इसमें प्रॉब्लम होनी चाहिए। हीमोग्लोबिन इंक्रीज कर रहा है, पीसीवी इंक्रीज कर रहा है, तो क्यों ना हम RL को और ज्यादा दे दें। इसका मतलब अभी भी ब्लड वेसल से फ्लूइड लॉस हो रहा है, ब्लड लॉस नहीं हो रहा है। ब्लड लॉस होता तो हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता। अब आप इसको बढ़ाते रहिए। कैसे बढ़ाएंगे आप लोग इसको?
RL को और स्टेप अप कर दीजिए। अब इसको @ 5 to 7 ml पर kg पर आवर, है ना? कितना सिंपल है ये। अभी भी आपके पेशेंट में इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है, ठीक है? फिर से देख लेते हैं एक और कंडीशन लेके। इफ पेशेंट is still not improving, चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, अगर पेशेंट इंप्रूव नहीं कर रहा है तो हम लोग और इंक्रीज करेंगे। कैसे देखेंगे पेशेंट इंप्रूव नहीं कर रहा है? फिर से हम लोग पेशेंट का बीपी देखेंगे, फॉल हो रहा होगा, पल्स प्रेशर देखेंगे, फॉल हो रहा होगा, हीमोग्लोबिन बताओ इंक्रीज हो रहा है, पीसीवी या हिमेटोक्रिट आपका अभी भी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब और ज्यादा फ्लूइड दो। लो और बढ़ा देते हैं। RL को @ आपका 7 to 10 ml पर kg पर आवर। इतना ज्यादा फ्लूइड हम लोग इसको मेंटेनेंस फ्लूइड या रेगुलर फ्लूइड दे सकते हैं, ठीक है? अब अगर इस पे भी मेंटेन नहीं हो रहा है तो इसका मतलब है बीपी और कम होते होते पेशेंट शॉक में चला गया, इससे कोई काम बन नहीं रहा है ना? तो दूसरी कंडीशन ये ले लेते हैं, इफ पेशेंट प्रेजेंट्स इन शॉक, है ना? पेशेंट सिंपली लो बीपी, हिमेटोक्रिट इंक्रीजिंग और आपका हीमोग्लोबिन इंक्रीजिंग, पल्स प्रेशर डिक्रीजिंग जैसा यहाँ पे प्रेजेंट किया। ये आपका फर्स्ट सिनेरियो हुआ कि पेशेंट का बीपी कम था। मैंने कभी नहीं कहा पेशेंट शॉक में था। पेशेंट का बीपी कम था, हीमोग्लोबिन ज्यादा था, हिमेटोक्रिट ज्यादा था, पल्स प्रेशर भी कम था। सिंपल सा आपका मैनेजमेंट था, आपने इसको फ्लूइड दिया, है ना? दूसरा सिनेरियो ले लेते हैं, पेशेंट एडमिटेड, ठीक है? अगर पेशेंट एडमिट हुआ, हम लोग कहते हैं यहाँ पे इसका बीपी लेस देन 90 mmHg। किस चीज का वेट करेंगे? इसका मतलब ये शॉक में है, कंपनसेटेड या डीकंपनसेटेड। पेशेंट का बीपी काफी कम है और फिर से हम लोग कह रहे हैं हीमोग्लोबिन काफी ज्यादा है, हिमेटोक्रिट काफी ज्यादा है ना? इसका मतलब पेशेंट ब्लीड नहीं किया है, लेकिन जो ब्लड वेसल है यहाँ से बहुत सारा वाटर आपका बाहर चला गया है। पेशेंट आपका ऑलमोस्ट हाइपोटेंसिव या शॉक में है। ऐसी कंडीशन में अब हम लोगों को फ्लूइड जो देना है काफी तेजी से देना है, ठीक है? आइए देखते हैं यहाँ पे हम लोग कैसे मैनेज करते हैं इसको। यहाँ पे हम लोग मैनेज करते हैं फिर से रिंगर लैक्टेट @ 20 ml पर kg ओवर 1 आवर। ये आपका एक तरीके से बोलस हो गया, बहुत फास्ट दे दिया हमने, 20 ml पर kg पर आवर, है ना? काफी सारा फ्लूइड दे दिया। अब इसको 1 घंटे बाद फिर से इवेलुएट करेंगे, देन इवेलुएट आफ्टर 1 आवर। इसीलिए मैंने कहा है वाइटल मॉनिटरिंग हर घंटे करनी है यहाँ पे। 1 आवर के बाद मान लीजिए आपने देखा बीपी नॉट इम्प्रूविंग, बीपी इम्प्रूव नहीं कर रहा है। सेकेंड चीज आपने देख लिया, अभी भी आपका HB इंक्रीज कर रहा है और हिमेटोक्रिट आपका इंक्रीज कर रहा है। ऐसी कंडीशन में आप 2 बार बोलस और दे सकते हैं। फिर से अब और फास्ट दीजिए, RL @ 20 ml पर kg ओवर 15 मिनट्स। पहले आपने 1 घंटे में दिया था, अब आपने 15 मिनट में दिया। तो इसी टाइप से अगर पेशेंट इंप्रूव नहीं कर रहा है तो हम लोग 3 बोलस दे सकते हैं, ठीक है? इफ पेशेंट नॉट इम्प्रूविंग, 3 RL या NS भी दे सकते हैं, बोलसेस कैन बी गिवन। अब यहाँ पे एक बात बताना जरूरी है, जो आपके RL और NS होते हैं, एक को रिंगर लैक्टेट कहते हैं, एक को नॉर्मल सेलाइन, ये दोनों आपके वॉल्यूम एक्सपेंडर्स होते हैं और इनको हम लोग क्रिस्टलॉइड्स कहते हैं। यहाँ तक हम लोगों ने मेन मैनेजमेंट देख लिया है क्रिस्टलॉइड का। RL मतलब रिंगर लैक्टेट, इनके अंदर सोडियम ज्यादा होता है, तो जब ब्लड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो ये वाटर को होल्ड करके रखते हैं, इसीलिए हम लोग ऐसा फ्लूइड दे रहे हैं। सेकेंड इज नॉर्मल सेलाइन, नॉर्मल सेलाइन,
है ना। ये दोनों को हम लोग कहते हैं क्रिस्टलॉइड्स। क्रिस्टलॉइड्स। तो हम लोगों ने कई बार कहा है कि RL और NS ये आपके फ्लूइड ऑफ चॉइस है। फ्लूइड ऑफ चॉइस अगर पेशेंट को नहीं ठीक कर पाए, है ना, तो हम लोग अब कोलॉइड पे जाएंगे। अभी तक क्रिस्टलॉइड्स दे रहे थे, अब हम लोग कोलॉइड की तरफ जाएंगे। तो यहाँ पे दो सिनेरियो हो सकता है। एक सिनेरियो ये है, पेशेंट नॉट इम्प्रूविंग, पेशेंट इम्प्रूव नहीं कर रहा है, हम लोग कह रहे हैं यहाँ पे अभी भी बीपी फॉल कर रहा है। और दूसरी चीज है, हम लोग कह रहे हैं कि HB अभी भी इंक्रीज कर रहा है, PCV या हिमेटोक्रिट अभी भी इंक्रीज कर रहा है। इसका क्या मतलब है कि जो हम फ्लूइड दे रहे हैं वो भी ब्लड वेसल से बाहर निकल जा रहा है। अब कोई ऐसा फ्लूइड दें जो आपका ऑस्मोटिक एक्शन से फ्लूइड जो देंगे उसको बाहर ना जाने दे। यहाँ पे हमारे पास अब ऑप्शन बचता है कोलॉइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कोलॉइड्स के तौर पे अगर हम किसी को एल्ब्यूमिन दे दें, एल्ब्यूमिन वो प्रोटीन होती है जो आपका ब्लड का ऑन्कोटिक प्रेशर बढ़ाती है। जैसे मान लीजिए अगर ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर अगर एल्ब्यूमिन आपका ज्यादा ट्रांसफ्यूज कर दोगे, दिस इज एल्ब्यूमिन, तो ये आपके वाटर को होल्ड करके रखेगा, वाटर को अपने साथ होल्ड करके रखेगा। ये आपका H2O है। इसी को हम लोग कहते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे अब आपके कोलॉइड के कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाते हैं। कोलॉइड में हम लोग कहते हैं या तो पेशेंट को एल्ब्यूमिन चढ़ा दीजिए या तो पेशेंट को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स चढ़ा दीजिए, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। तो यहाँ पे इन लोग क्या करते हैं कि ब्लड में वाटर को होल्ड करके रखते हैं, लीक नहीं करने देते हैं, है ना। तो दीज कोलॉइड्स विल होल्ड वाटर, जैसे यहाँ पे ये है बाई इंक्रीजिंग ऑन्कोटिक या ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यहाँ पे कोलॉइड्स हमारे पास आते हैं, एग्जाम्पल जैसे एल्ब्यूमिन, या हमारे पास कुछ आपके डेक्स्ट्रान सोल्यूशन आते हैं, स्टार्च के भी सोल्यूशन आते हैं, डेक्स्ट्रान या स्टार्च, कॉम्प्लेक्स या बड़ी बड़ी कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो कोलॉइड ट्रांसफ्यूज करोगे, कोलॉइड ट्रांसफ्यूजन अभी डायग्राम दिखाऊंगा मैं, कितना देंगे, कोलॉइड ट्रांसफ्यूजन देंगे @10 ml पर kg पर आवर। तो इससे चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट बढ़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये सेकेंड चॉइस है अगर आपका क्रिस्टलॉइड से काम नहीं हुआ। और इसमें अगर पेशेंट इम्प्रूव किया, इफ पेशेंट इम्प्रूव्स, तो इसको तुरंत कम कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कोलॉइड आपका 5 ml पर kg पर आवर, देन स्टॉप। आगे चल के फिर हम लोग क्रिस्टलॉइड पे आ सकते हैं। ये तो पूरा चार्ट रहा। एक तरफ और आइए, यहाँ पे हम कह रहे हैं पेशेंट नहीं इम्प्रूव कर रहा है लेकिन दूसरी शर्तों के साथ, पेशेंट नॉट इम्प्रूविंग। बहुत पहले से हम लोगों ने बात की है, इम्प्रूवमेंट हम लोग उस बेसिस पे कहेंगे कि उसका बीपी क्या है। मैं कह रहा हूँ चलो बीपी फॉल किया, लेकिन यहाँ पे उल्टा कंडीशन, तो देखो बीपी तो फॉल किया लेकिन हीमोग्लोबिन भी फॉल किया, PCV भी फॉल किया, मतलब हिमेटोक्रिट। ये सबसे सीरियस कंडीशन होती है जिसको लोग पिक नहीं कर पाते। लोगों को लगता है हीमोग्लोबिन कम हो गया, हीमो कंसंट्रेशन कम हो गया, इसका मतलब है पेशेंट ब्लीड कर गया इंटरनली। अब ऐसे पेशेंट को अगर आप फ्लूइड दोगे तो हीमोग्लोबिन और कम हो जाएगा, है ना। ऐसे पेशेंट को अब आप लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन देंगे। यहाँ पे सबसे पहला आप ब्लड ट्रांसफ्यूज करोगे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दूसरा आप लोग प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन करेंगे, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। कुछ भी यहाँ पे टफ नहीं है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर हम लोग BT की बात करें, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, तो हम लोग PRBC ट्रांसफ्यूजन करते हैं, प्योर RBC ट्रांसफ्यूजन। कितना, @10 ml पर kg।
इसको रिपीट भी कर सकते हैं। अक्सर हीमोग्लोबिन 6 से कम हो जाता है तो हम लोग ट्रांसफ्यूज करते हैं। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन का भी क्राइटेरिया हम लोगों ने देख ही लिया है ना। दूसरी चीज हमारे पास है प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। तो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन के लिए दो तरीके से होता है। एक आपके होते हैं सिंगल डोनर प्लेटलेट, जिसको कहते हो जंबो पैक। उसको अगर आप चढ़ा दीजिए किसी भी पेशेंट को, तो ऐसे पेशेंट का क्या हो जाता है, प्लेटलेट 50,000 के आसपास बढ़ जाता है। लेकिन दूसरी कंडीशन ये होती है आपका रैंडम डोनर प्लेटलेट्स, उससे केवल एक यूनिट चढ़ाने से केवल 5,000 के आसपास प्लेटलेट बढ़ेगा। यहाँ पे हमारे पास प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन होता है तो आपके रैंडम डोनर प्लेटलेट्स, रैंडम डोनर प्लेटलेट्स आरडीपी, इसका अगर एक यूनिट चढ़ाओगे तो लगभग आपका 5,000 प्लेटलेट बढ़ेंगे, प्लेटलेट इंक्रीज करेंगे। एक चीज और होता है जिसको एसडीपी कहते हैं, सिंगल डोनर प्लेटलेट, इसी को आप लोग कहते हो जंबो पैक। फैंसी लोग इसी को कहते हैं जंबो पैक, जंबो पैक। इसमें एक ही आदमी डोनेट करता है, उसका ब्लड ग्रुप मैच होना चाहिए। इससे आपका करीब 50,000 प्लेटलेट्स इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा मैनेजमेंट रहा। मैंने कहीं नहीं कहा कि बीपी फॉल हो रहा है इसको आयनोट्रॉप दे दो, जैसे डोपामीन, डोब्यूटामीन एंड ऑल दोज ड्रग्स। काफी लंबा हो गया ये, इसको काफी अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं इसी चार्ट में। ठीक है, आइए देखते हैं। एक्चुअली प्रैक्टिकली हम ऐसे ही मैनेज करते हैं, ठीक है, जो प्रोटोकॉल है। और यहाँ पे जो आपका ट्रीटमेंट होता है वो क्लिनिकल होता है। किसी प्रोटोकॉल को आप फॉलो कर रहे हो क्लिनिकल स्टेटस देखने के बाद, है ना, क्योंकि कभी आपका हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा तो भी प्रॉब्लम है, कभी हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है तो भी प्रॉब्लम है। उसके साथ हम लोग क्लिनिकली बीपी, यूरिन आउटपुट, ठीक है, इनपुट आउटपुट सबको मेजर करते हुए देखते हैं। फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे हमें कहीं नहीं कहने की जरूरत पड़ी कि डेंगी हेमरेजिक फीवर है, कि सिंपल डेंगी है, कि डेंगी शॉक सिंड्रोम है। हमें क्लिनिकल पैरामीटर पे फोकस करते हुए प्रैक्टिकली पेशेंट को ट्रीट करना है। ठीक है, प्रोटोकॉल केवल हेल्प करने के लिए है, क्लिनिकल जजमेंट इज सुप्रीम। देखिए, ब्लड वेसल के अंदर से वाटर चला गया, स्टार्टिंग यहीं से होता है, तुरंत पेशेंट ब्लीड नहीं करने लगता है। ऐसे पेशेंट में आपका हीमोग्लोबिन नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगा, हीमोग्लोबिन, हिमेटोक्रिट सब इंक्रीज कर जाएगा। फ्लूइड ऑफ चॉइस आपके पास रिंगर लैक्टेट या नॉर्मल सेलाइन है। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग कहते हैं कोलॉइड, सॉरी क्रिस्टलॉइड्स। ये हमारे फर्स्ट चॉइस आपके फ्लूइड्स हैं, क्योंकि ये आइसोटोनिक होते हैं। जो बॉडी की ऑस्मोलैरिटी होती है वही इनकी ऑस्मोलैरिटी होती है। ठीक है, तो ये हमारे फर्स्ट चॉइस ऑफ फ्लूइड्स हैं, फ्लूइड ऑफ चॉइस। अब यहाँ पे हम लोगों ने कहा कि आपने कोई पेशेंट एडमिट किया, भाई उसका सीबीसी कराओगे, डेंगी प्रोफाइल वगैरह कराओगे, लेकिन सीबीसी देख के ही आपको आइडिया लग जाएगा कि ये डेंगी का पेशेंट हो सकता है। क्या क्या देखोगे आप लोग ऐसे चीज में, वेट नहीं करोगे डेंगी प्रोफाइल आने का। यहाँ पे हमारे पास हीमोग्लोबिन, हिमेटोक्रिट, बीपी और पल्स प्रेशर है। पल्स प्रेशर आपका इनडायरेक्टली हिंट दे देगा कि यहाँ पे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जरूरत से ज्यादा कम हो गया है, यू नीड टू एडमिनिस्टर फ्लूइड्स, है ना। बीपी से बेटर पैरामीटर है पल्स प्रेशर, इसलिए उसको हमने इंक्लूड किया। अगर हम बात करें माइल्डली डिरेंज है, ठीक है, शॉक में नहीं है पेशेंट, तो हमें आरएल मिनिमम से स्टार्ट करना है, दैट इज 2 to 3 ml पर केजी पर आवर। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर इतने पे भी पेशेंट का एकदम हीमोग्लोबिन नॉर्मल हो गया, बीपी बिल्कुल नॉर्मल हो गया, तो धीरे धीरे इसको 3 से 2 करो, 2 से 1 करो और टेपर करके इसको बंद कर दो। पेशेंट खाना पीना खा रहा होगा, फ्लूइड की भी कोई जरूरत नहीं है, उसे प्लेंटी ऑफ वाटर दीजिए, ओआरएस दीजिए, या जहां से भी उसकी बॉडी में फ्लूइड का इनपुट बढ़े। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, इतना मैंने कर दिया, लेकिन पेशेंट की कंडीशन नहीं ठीक हो रही है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं हीमोग्लोबिन बढ़ रहा है, पीसीवी बढ़ रहा है, बीपी और पल्स प्रेशर कम हुए जा रहे हैं। इसका मतलब जो हमने फ्लूइड दिया है दैट इज नॉट एनफ टू ट्रीट दैट पेशेंट। यहाँ पे अब हम आरएल को इंक्रीज कर देंगे 5 to 7 ml पर केजी पर आवर। कितना सिंपल है। पेशेंट अभी भी इंप्रूव नहीं कर रहा है, तो हम लोग इसको आरएल को 10 ml पर केजी पर आवर तक ले जा सकते हैं। पेशेंट का बीपी कम होता जा रहा है, इसका मतलब आगे चल के वो शॉक में चला जाएगा।
अब 7 to 10 से काम नहीं चलेगा आरएल देने से, अब 20 ml पर kg पर आर देना पड़ेगा। तो चाहे इसी को और बढ़ा दीजिए, या मान लीजिए आपके पास पेशेंट आया ही गड़बड़ कंडीशन में है, तो 2 to 3 के ml पर kg पर आर से कुछ नहीं होगा। बीपी इसका बहुत कम है, हाइपोटेंशन में है, शॉक में है, हिमेटोक्रिट और हीमोग्लोबिन बढ़ा हुआ है। हमने कंडीशन यहाँ से स्टार्ट की है। हो सकता है यही कंडीशन आपकी स्टार्टिंग से कुछ ऐसी मिली होती, इस तरीके से बीपी भी नहीं है, हिमेटोक्रिट भी कम है और पीसीवी भी कम है। तो हम स्टार्टिंग यहाँ आरएल से ना करते, यहाँ स्टार्टिंग ब्लड और प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन से करते, राइट। लेकिन हमने इसको उसी में एक कैटेगरी बना के एक्सप्लेन करना चाहा, वो ज्यादा बेटर है। तो यहाँ पे हम लोग कहते हैं जो आपका पेशेंट है उसका बीपी काफी कम है और पेशेंट शॉक में है, ऐसे पेशेंट को हम लोग अब 2 to 3 और 5 to 10 इतना कम फ्लूइड नहीं देंगे, फ्लूइड को हम लोग बहुत फास्ट देंगे, जिसको हम लोग कहते हैं बोलस दे दिया है, ठीक है। 1 घंटे में पूरी आरएल की बोतल 20 ml पर केजी जो भी इसके अकॉर्डिंग आएगा उसको ओवर पीरियड ऑफ 1 आवर दे देंगे। 1 घंटे के बाद हम लोग बीपी वगैरह उसका देखेंगे। अगर यहाँ पे अभी भी पेशेंट की कंडीशन सही नहीं हुई है, तो जो ये आरएल या नॉर्मल सेलाइन का बोलस हम दे सकते हैं, 3 बार हम दे सकते हैं, सेकेंड थर्ड टाइम हमें बहुत फास्ट देना है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम 15 मिनट्स, है ना। चलिए, तो यहाँ तक आपके फ्लूइड ऑफ चॉइस आरएल और एनएस का रोल है। इससे ज्यादा अगर दे रहे हो तो पेशेंट को फ्लूइड ओवरलोड हो जाएगा। कितना फ्लूइड दे सकते हो किसी को, है ना, उसका ब्लड वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाएगा, उससे भी बीपी मेंटेन नहीं हो रहा है। इसका मतलब जो भी उसकी ब्लड वेसल है, जहां पे भी आपने आरएल और एनएस उसको दिया है, तो आरएल और एनएस भी बाहर निकल जा रहा है। क्या फायदा हुआ, जितना दोगे उतना आपका बाहर निकलता जाएगा। कहाँ जाएगा, हो सकता है यही आपका एसाइटिस करा रहा हो, थर्ड स्पेस में पहुंच जा रहा हो, प्लूरल इफ्यूजन करा रहा हो, है ना, हो सकता है आपका पेरिकार्डियल इफ्यूजन करा रहा हो। तो आप जो भी फ्लूइड दे रहे हो वो आपका कहीं ना कहीं ब्लड वेसल के बियॉन्ड चला जा रहा है। इसका मतलब आप कोई ऐसा फ्लूइड दो जो ब्लड वेसल के अंदर टिक जाए। तो यहाँ पे एल्ब्यूमिन देंगे, एल्ब्यूमिन इतना इजीली लीक नहीं करेगा, प्लस ये वाटर को होल्ड करके रखेगा, जो आप लोग कहते हो ऑन्कोटिक प्रेशर। इसी तरीके से कुछ कॉम्प्लेक्स आपके स्टार्च पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, जैसे हम लोगों ने कहा अब पेशेंट को कोलॉइड से काम चलाना पड़ेगा, नॉट क्रिस्टलॉइड, ठीक है, क्योंकि ये आपके ऐसे वॉल्यूम एक्सपेंडर्स होते हैं जो ब्लड वेसल के अंदर ही रह के अपने मैकेनिज्म से काम करते हैं, तो ये वाटर को होल्ड बेटर करते हैं। तो हम लोग आगे चल के कोलॉइड चढ़ाएंगे। अगर एक बार देने से 1 घंटे में काम हो जाता है, पेशेंट इंप्रूव करता है, इसको फर्दर टेपर करके स्टॉप कर देंगे और आगे चल के दोबारा क्रिस्टलॉइड पे आ जाएंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन है, पेशेंट इंप्रूव नहीं कर रहा है, ऐसी कंडीशन में पेशेंट को क्या कहेंगे हम लोग, इंप्रूव नहीं कर रहा है मतलब बीपी कम है। अभी तक हिमेटोक्रिट और पीसीवी ये सब बढ़ रहे थे, अब ये कम होने लगे, इसका मतलब अब केवल फ्लूइड लीक आउट नहीं हो रहा है, फ्रैंकली आपका ब्लीड हो रहा है। हो सकता है जो एसाइटिस था उसमें ब्लड भी आ रहा हो, है ना, हेमरेजिक एसाइटिस। हो सकता है आपका हेमरेजिक प्लूरल इफ्यूजन हो रहा हो, है ना कहीं इंटरनल ब्लीडिंग है। ऐसी कंडीशन में हम फ्लूइड के बजाय ब्लड चढ़ा के ट्रीट करेंगे, और अगर ब्लीड कर रहा है तो प्लेटलेट भी चढ़ाएंगे, है ना। तो यहाँ पे 10 ml पर केजी से हम लोग पीआरबीसी ट्रांसफ्यूजन करते हैं, प्लेटलेट भी ट्रांसफ्यूज करेंगे। क्राइटेरिया कल मैंने बताया था, कब ट्रांसफ्यूज करते हैं हम लोग, जब प्लेटलेट 10,000 से कम हो जाए या आपका ब्लीडिंग एविडेंस हो, तो 50,000 से कम पे भी ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग कहते हैं सिंगल डोनर प्लेटलेट होता है, ये सुपीरियर होता है। यहाँ पे एक ही इंसान से हम लोग ढेर सारी प्लेटलेट निकाल लेते हैं और उसको ट्रांसफ्यूज कर देते हैं, जंबो पैक कहते हैं, 50,000 बढ़ जाता है। नॉर्मल जो हमें प्लेटलेट मिलता है कन्वेंशनली ब्लड बैंक से, वो आपका रैंडम डोनर प्लेटलेट से होता है, उससे 1 यूनिट से केवल 5,000 बढ़ेगा। कितना भी चढ़ा सकते हैं डिपेंडिंग कि हमारा टारगेट क्या है। जैसे मान लीजिए अगर किसी का प्लेटलेट काउंट 10,000 है, हम 20 से ऊपर करना चाहते हैं तो 2 यूनिट चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे अब जैसे मान लीजिए पेशेंट आपका यहाँ पे इम्प्रूव कर जाता, आपने कह दिया कि इसको हमने बोलस दिया और पेशेंट इम्प्रूव कर गया, इसका मतलब आगे वाला बोलस नहीं देना था। इसका मतलब है अगर पेशेंट इम्प्रूव कर गया है, मैं कहूँ यहाँ पेशेंट इम्प्रूव कर गया,
किसी भी सिचुएशन में किसी भी स्टेप पे पेशेंट इंप्रूव होगा तो रिवर्स चलेंगे RL को 7 to 10 ml पर kg पर आवर कर देंगे, और इम्प्रूव करेगा तो यही 5 to 7 ml पर kg पर आवर कर देंगे, और इम्प्रूव करेगा तो 2 to 3 ml पर kg पर आवर कर देंगे। तो जो भी हम लोगों ने पढ़ा है ये ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए पढ़ा है। अब यहाँ पे इंडिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंडिकेशन ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन कितना इजी है। हम लोग यही कह रहे हैं कि हीमोग्लोबिन फॉल कर रहा हो, पीसीवी फॉल कर रहा हो, बीपी फॉल कर रहा हो। अक्सर हीमोग्लोबिन अगर 6 ग्राम% से कम हो जाता है तो हम लोग PRBC ट्रांसफ्यूजन देते हैं एट द रेट 10 ml पर kg के हिसाब से हम लोग इसको ट्रांसफ्यूज कर देते हैं ओवर 3 to 4 आवर्स। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं जो पहले भी देख चुके हैं, इंडिकेशन ऑफ क्या, प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन, प्लेटलेट कब ट्रांसफ्यूज करोगे यहाँ पे, इफ ब्लीडिंग, जो हम लोगों ने ऊपर देखा था, ऐसी केसेस में अगर प्लेटलेट आपके लेस देन 50,000 है तो चढ़ाओगे। इफ नॉट ब्लीडिंग, आपको लग रहा है कि आगे चल के ब्लीड करेगा, आपने टॉर्निक्वेट टेस्ट कर दिया है, पॉजिटिव आया है, ब्लीड नहीं कर रहा है, तो हम लोग कहेंगे लेस देन 10,000, अब आप इसको प्लेटलेट चढ़ाइए। आपके पास दो ऑप्शन है प्लेटलेट के, कौन कौन से दो ऑप्शन है, एक आपका रैंडम डोनर डोनेटेड प्लेटलेट्स हैं, दूसरा सिंगल डोनर प्लेटलेट्स हैं। इसके एक यूनिट से आपका जो इंक्रीमेंट होगा दैट विल बी 5,000। इससे एक यूनिट से, जिसको हम कहते हैं जंबो पैक, बहुत मिसयूज भी होता है इसका, इससे 50,000 to 1 लाख भी बढ़ सकते हैं, डिपेंडिंग कि कितना एक्सट्रैक्ट किया गया है। कुछ डायग्राम और देख लीजिए आप लोग, आप लोगों ने अभी शायद कोलॉइड नहीं देखे होंगे, क्रिस्टलॉइड तो मैंने कल भी दिखा दिए थे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पेशेंट को हम लोग 20% एल्ब्यूमिन चढ़ा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपका एल्ब्यूमिन आता है जिसको हम लोग ट्रांसफ्यूज कर सकते हैं बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। और हम लोग देख लेते हैं, ये तो आपका हो गया एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन कोलॉइड। ठीक है, और देख लेते हैं हम लोग, जो हम लोग डेक्स्ट्रान वगैरह की बात कर रहे हैं उसको भी देख लेते हैं। कुछ इस तरीके से दिखता है आपका डेक्स्ट्रान, जिसको आप 10 ml पर kg से स्टार्ट करते हैं। ये आपका वॉल्यूम एक्सपेंडर है जिसको हम लोग कहते हैं कोलॉइड्स। ठीक है, ये आपके वॉल्यूम एक्सपेंडर है। यहाँ पे डेक्स्ट्रान 40 है, ग्लूकोज में मिला के दिया जाता है एट द रेट 10 ml पर kg पर आवर। इम्प्रूव हो गया तो कम करके आप बंद कर दीजिए। दिस इज IV डेक्स्ट्रान, डेक्स्ट्रान वेट स्टार्च नाम से, हेक्स स्टार्च, वेट स्टार्च, ये आपका मार्केट नेम होता है। ठीक है, आइए थोड़ी देर